हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। और ये गगन प्रताप सर की बुक्स एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो इस बुक्स के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुपर क्वेश्चन है ये। आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, एक आदमी के पास एक निश्चित राशि है, वह उसका 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च करता है, 20% खर्च करता है तथा शेष राशि का 5% यातायात पर खर्च करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति की कुल आय 100% मानते हैं। जैसे कि उसकी आय 100% थी तो वह उसमें से 20% खर्च कर देता है, तो उसके पास 80% शेष रह जाती है। और इस शेष का 5% यातायात पर खर्च कर देता है। जब 5% यातायात पर खर्च कर देता है तो शेष का 95% शेष रह जाता है। और तब वह 120 रुपये का उपहार देता है। यदि उसके पास 1400 रुपये बचे हैं, यानी कि उपहार देने के बाद 120 रुपये का उपहार देने के बाद उसके पास 1400 रुपये बचे हैं। तो देखिए, यहाँ पर उपहार वगैरह की कोई परसेंटेज नहीं दी गई है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये 120 रुपये जो उपहार के हैं हम उपहार नहीं देंगे। तब हमारे पास शेष बच जाएगा 1400 ये और 120 ये, 1520 शेष रहेगा। और जैसे कि आप सभी को हमारे कॉन्सेप्ट का पता है, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम हर क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास शेष रह जाएगा 1520 रुपये। तो देखिए, यहाँ से आपको मालूम हो गया है शेष बराबर शेष, यानी कि एक साइड में संख्या के रूप में शेष होता है और दूसरी साइड में परसेंटेज या रेशो के रूप में शेष होता है। यानी कि इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम हर क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो उसने यातायात पर कितना रुपया खर्च किया, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो यातायात पर खर्च कितना रुपया किया है, बहुत आसान है। जैसे कि आप सभी को पता है, सबसे पहले उसने अपनी आय में से 20% खर्च किया है, तो उसके पास शेष 80% रह जाता है। तो यहाँ से मैं इसको इस अकॉर्डिंग हल करूँगा, 80% रह जाता है। और इस शेष 80% का, यानी कि शेष का वह 5% यातायात पर खर्च करता है। तो यहाँ से मैं इसका 5% ज्ञात कर लूँगा और वही हमारा यातायात पर खर्च होगा। तो देखिए, बहुत आसान बना चुके हैं हम क्वेश्चन को और बहुत इजी हो जाएगा ये। देखिए, 5% यातायात पर खर्च करता है। अब इसको हल कर लेंगे। 100 से मैंने इस 100 को डिवाइड किया, इस 100 से इस 100 को डिवाइड किया। देखिए, 80 से ये 80 कट गया। अब हम इसको हल करेंगे। 5 से मैंने इसको 19 बार डिवाइड किया, क्योंकि 19 पंजे 95, और 19 से मैं 1520 को भाग करूँगा और ये हमारे यातायात पर कुल खर्च आ जाएगा। तो 19 अठे 152, 19 अठे 152, एक ये 0 लगी। तो यहाँ से इसको इसने 80 बार डिवाइड किया है, तो हम कह सकते हैं कि उसने यातायात पर कुल 80 रुपये खर्च किया है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि यातायात पर
खर्च 80 रुपया किया गया है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन बी 80 रुपया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बहुत आसान और इजी किया है। तो आप सभी विद्यार्थियों को इस तरीके से ही, इसी कॉन्सेप्ट से पूरे परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट करना है और इसी कॉन्सेप्ट से हम पूरा अर्थमेटिक मैथ्स आसान कर सकते हैं। हर क्वेश्चन हम इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से सीखें और देखिए फिर क्या होता है कि आपका मैथ बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा और आपकी मैथ्स की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में, देखिए अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में 52% छात्र इंग्लिश में और 42% छात्र मैथ में यानी गणित में असफल हो जाते हैं। 42% छात्र मैथ में असफल यानी कि फेल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं, यानी कि बोथ मतलब दोनों विषयों में, इंग्लिश और मैथ दोनों विषयों में 17% छात्र फेल हो जाते हैं, तो कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन चल रहा है फेल के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है सफल छात्र। तो कितने परसेंट छात्र कक्षा में सफल हुए हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखो जैसे कि उसने कहा है कि इंग्लिश और मैथ दोनों में 17% फेल हुए हैं, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में कुल कितने फेल हुए हैं। तो 52 और 42 92% हो जाएगा। इस 92% में से हम इसको घटा देंगे 17% को, तो यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा कि बोथ यानी कि दोनों में कितना परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं, ये हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं 92% में से जैसे ही 17% हम यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में से 7 घटाएंगे, हम 12 में से 7 घटाएंगे, सॉरी ये 92% नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो नेक्स्ट आप अगेन देखिए 52% प्लस 42%, ये हो गया 94%। थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, इसको ध्यान से देखो। 94%, 94 में से 17% घटाएंगे, 14 में से 7 घटाएंगे, 7 8 में से 1 घटाएंगे 1, यानी कि 77%। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 94 में से 17% हम घटाएंगे तो 77% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो देखिए पास विद्यार्थी यहाँ से ज्ञात करेंगे। 100% में से 77% फेल हुए हैं, तो 23 यानी कि 23% विद्यार्थी पास हुए हैं और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 23%। ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और वह 298 मतों से दूसरे उम्मीदवार से हार जाता है। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, तो एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और वह 298 मतों से चुनाव हार जाता है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान और बहुत इजी लैंग्वेज। तो हमारे हर क्वेश्चन जो है लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही होंगे और हर क्वेश्चन आप
इन 2 पॉइंटों से कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्वेश्चन की लैंग्वेज, उसके बाद सेकंड पॉइंट है इक्वल टू इक्वल, और यही पूरे मैथ की जान ले लेगा और हर क्वेश्चन को फिनिश करेगा। तो देखिए, पहले उम्मीदवार को 40% मत मिला, बहुत आसान, और दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, 60% मत मिला। क्यों? क्योंकि टोटल 100% होता है। जब एक उम्मीदवार को 40% मत मिलता है तो दूसरे उम्मीदवार को 60% मत मिलेगा। और ये पहले वाला उम्मीदवार दूसरे वाले उम्मीदवार से हार गया, कितने से? अंकों में तो कह रहा है 298 मतों से हारा है संख्या के रूप में, और परसेंट के रूप में हारेगा ये देख लीजिए। ये पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से हार गया, 60 में से 40 घटाएंगे 20, तो 20% से हार गया। अब देखिए, हमारा एक छोटा सा यही कंसेप्ट है, पूरे मैथ पर यही चलेगा। आप देख सकते हो हम क्या लिखते हैं, एक साइड में दी गई संख्या, अब वह संख्या किसकी है, हारने की है या जीतने की है या योग की है या अंतर की है। तो जिस अकॉर्डिंग वह संख्या देगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें परसेंटेज या रेशो को फॉलो करना है। बस इतने कॉन्सेप्ट से हमें पूरा मैथ हल करना है। सबसे पहला पॉइंट ये, और एक इससे भी इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है क्वेश्चन की लैंग्वेज। सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम उस लैंग्वेज से हम इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट तैयार करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम आपको पूरा मैथ कराएंगे। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम का हर क्वेश्चन जो लैंग्वेज का होगा वो इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही आसान होगा। उसके लिए अलग से इधर उधर से ट्रिक या XYZ लगाने की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हर क्वेश्चन आसान करोगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए इसको लिख लेंगे 20%। तो 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं ऐसे, 20% का बटे 100, तो 20 × 20 × 100, 1/5, यानी कि 1/5 लिखेंगे हम इसको 20% को, बराबर 298। अब यहाँ पर इसकी हम गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें डाले गए कुल मतों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 5 × 8 = 40, 4 हासिल, 5 × 9 = 45 और 4 × 49 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो 1490 कुल डाले गए मतों की संख्या थी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 1490। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हर क्वेश्चन हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, बहुत ही आसान किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर, एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर, जैसे कि आप सभी को मालूम है जब परसेंट वृद्धि कहे तो 100 में जोड़कर लिखते हैं। तो देखिए 100 में जोड़कर लिखेंगे, उस संख्या में 22.5% की वृद्धि होगी 122.5। वृद्धि करने पर वह, देखिए परसेंट में आ गई एक कंडीशन हमारी, और वह 98 हो जाती है। इधर हमारी संख्या के रूप में आ गया 98, तो इसके बराबर हम यहाँ पर 98 लिखेंगे। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन यहीं से आसान हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं। 122 दूनी 244 और 1 जोड़ेंगे 245 बटे 2
और परसेंट की यहाँ पर 2 जीरो पुट करेंगे बराबर 98। अब हम इसको आसानी से हल करेंगे और यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान कर सकते हो आप। यहाँ से हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर लेंगे इसको। 5 चौक 20, 5 नम 45, 245 49 बार डिवाइड हुआ 5 से, और 5 से इसको काटेंगे 5 चौक 20 40 बार। अब देखिए 49/40 हो गया बराबर 98 के। तो यहाँ से 49 से हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 49 दूनी 98, और यहाँ 40 की 2 में गुणा करेंगे, 40 दूनी 80। तो वह संख्या हमारी थी 80, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 80। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत आसान किए जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल मेंस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2012 में पूछा गया है। तो एसएससी सीजीएल मेंस या ऑल एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन हो मैथ का, आप सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज, उसके बाद संख्या के इक्वल में परसेंटेज या रेशो एडजस्ट करना होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही सुपर और बहुत ही आसानी से आंसर आ गया है 80। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 80। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तो देखिए ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। यदि ए बी को 100 अंक मिले हैं तो ए को 25% अधिक मिले हैं, यानी कि 125। उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले हैं। देखिए बी को सी की अपेक्षा 10% अंक कम मिले हैं। अगर सी को 100 मिले हैं तो बी को सी से 10% कम अंक मिले हैं, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से आसान कर सकते हैं। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं तो ए को कितने अंक मिलेंगे? बहुत आसान सवाल है। अब देखिए हम इसको आसान बनाते हैं। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए पहले इसको छोटे रूप में कर लेते हैं। इसको एक समान संख्या से भाग देंगे इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों साथ थे। इसके बाद इन दोनों को एक समान संख्या से भाग देंगे, इसके बाद इन दोनों को। तो करते हैं कटिंग। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, छोटा कर रहे हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, 10 नम 90 और 10 दाम 100। इसके बाद इसको छोटा करेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। तो देखिए 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। अब यहाँ से मैंने इसको आसान किया है। जितना आसान हो जाएगा उतनी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही आसान छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखिए ए का रेशो यहाँ 5, बी का रेशो यहाँ 4, और इसके सामने सी की जो स्थान है यहाँ पर इसके सामने एक खाली है, तो इसको इसी से कंप्लीट यानी कि इसी से भर दीजिए। इसका सी को भी यहाँ से 4 ही बना लीजिए और डी को भी 4 ही। ये एक कंसेप्ट होता है क्वेश्चन को आसान करने का। इसके बाद इधर देखेंगे 9 है यहाँ पर बी की रेशो में, तो यहाँ पर इसको ए के सामने यहाँ पर खाली है ये जगह, 9 ही भरेंगे।
और इधर 10 है तो यहाँ पर 10 भरेंगे, और इस प्रकार 5 यहाँ भरेंगे और 5 ही यहाँ। ये इस तरीके से आसान कैलकुलेशन हो जाती है। अब यहाँ इन सभी का गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 नंबर 225, यहाँ पर A का रेशो एक्चुअल रेशो प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। B का रेशो 4 पंजे 20 नंबर 180, और C का 4 दही 40, 40 पंजे 200, और 4 दही 40 और 40 चौका 160। अब देखिए यहाँ पर A, B, C और D के रेशो हमें प्राप्त हो गए हैं। अब आप इनको बहुत ही आसान कर सकते हैं, या तो 5 से डिवाइड कर दीजिए या इसको यहीं पर ही हल कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, क्योंकि हमने लैंग्वेज को तो यूज किया है, इसके बाद हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो D को 500 में से 320 अंक मिले हैं, और ये जो D को 320 अंक मिले हैं, ये D 160 रेशो के बराबर है। ये देखिए यहाँ पर इक्वल टू इक्वल हो गया, यहाँ ये हमारा रेशो आ गया और इधर संख्या आ गई। तो 320 अंक जो है 160 रेशो के बराबर है, यानी कि 160 का दुगना हो रहा है। यहाँ पर इसका दुगना हो रहा है। तो इसी प्रकार हम A के अंक ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर A के अनुपात का दुगना हो जाएगा। 225 दूनी 450, यानी कि 450। तो A को 450 अंक प्राप्त हो गए, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, और बहुत आसान होगा। और देख सकते हैं आप क्वेश्चन को बिल्कुल इजी किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम हर क्वेश्चन आसान करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इसके बाद इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट, और बस पूरी मैथ में यही इम्पोर्टेंट बात है और यही स्टैंडर्ड टेक्निक है। और इस टेक्निक को खोजने के लिए मुझे अब तक बहुत ही लंबा समय हो गया है, और मैं मैथ कम से कम 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है मुझे मैथ का। तो मैथ के क्वेश्चनों को हम हर क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से आसान कर सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेस्ट है आपके लिए। यदि आप इसका यूज करेंगे एग्ज़ाम में, अपने मैथ में, अपने घर पर इन क्वेश्चनों को, या कोचिंग क्लासेस में जब भी आप क्वेश्चन को हल करते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट से आप हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने बिल्कुल इजी होगा। देखो, एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्र हैं, और इन छात्रों के 3 समूह ने भाग लिया। परीक्षा में इतने इतने छात्रों के 3 समूह ने भाग लिया, और उसमें उनका उत्तीर्ण प्रतिशत 100%, 90% और 80% रहा। तो देखिए, कक्षा में छात्र है 40, 50 और 60, यानी कि तीनों समूह में कुल छात्रों की संख्या हो गई 150। तो यहाँ पर हमने इनको जोड़ा तो कुल छात्रों की संख्या हो गई 150। अब यहाँ पर हम इनको पास करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले समूह के 40 छात्र हैं, 100% पास हो गए हैं। तो देखिए, 40 का 100% होता है 40 ही विद्यार्थी, यानी 100% का 100% पास हो गए। इसका मतलब हो गया 40 विद्यार्थी पास हो गए। ये 100% छात्र पास हो गए। दूसरे समूह में छात्रों की संख्या 50 है, और इसमें पास होने वाले छात्रों का परसेंट है 90%। तो देखिए, 50 का 90% से 2 0 45 बैठता है, 9 पंजे 45। 45 छात्र पास हो गए। और तीसरे समूह में छात्रों की संख्या 60 है, और यहाँ पर 80% पास हो जाते हैं। तो 60 का 80% बैठता है 8 छंग 48% से 2 0 48 छात्र यहाँ से पास हो गए। तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं कि कुल कितने छात्र पास हुए। 8 और 5 13 हासिल 1,
4 4 8 4 12 और 1 हासिल को 13, 133 छात्र पास हो गए हैं। देखिए 150 में से 133 छात्र पास हो गए हैं। अब यहाँ पर प्रतिशत पास छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ये छात्र हमें 150 में से 133 छात्र पास हुए हैं। देखिए 150 में से 133 छात्र पास हुए हैं। यहाँ से हम पास परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए 50 ये 150 और 50 दूनी 100, 133 दूनी 266 बटे 3 भाग करेंगे, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, फिर हो गए 26, 3 अट्ठे 24, 2 बचा और बटे में 3। तो इतने परसेंट छात्र पास हुए हैं, यानी कि 88 से ही 2/3% छात्र पास हुए हैं। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए, 88 से ही 2/3% छात्र पास हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखो यदि एक घन का प्रत्येक सिरा, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए। जैसे कि आप जानते हैं घन क्या होता है? घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। ये घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी समान होती है। यदि लंबाई और चौड़ाई की गुणा करें तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। देखिए यदि लंबाई गुणा चौड़ाई की गुणा करें तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। और यदि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की बात करें तो आयतन ज्ञात हो जाता है। यदि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की बात करें, ये हमारी लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, तो हमें आयतन प्राप्त हो जाता है। तो देखिए एक घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। यदि लंबाई और चौड़ाई की आपस में गुणा करेंगे तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात होगा। और यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की गुणा करेंगे तो उसका आयतन ज्ञात होगा। ये घन से रिलेटेड पॉइंट है जो कि इस क्वेश्चन में, इन दोनों क्वेश्चनों में इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट यूज करना और क्वेश्चन को बहुत ही आसान बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक सिरा यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को कह रहा है, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हो गया उसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना % की वृद्धि होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि उस घन की लंबाई चौड़ाई सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे कि 100% रही होगी उसकी, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 100% रहा होगा। अब उसके प्रत्येक सिरे में, प्रत्येक सिरे का मतलब होगा उसकी लंबाई में और चौड़ाई में, लंबाई में भी 50% की वृद्धि की जाएगी और चौड़ाई में भी 50% की वृद्धि की जाएगी। तब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी ये हमें मालूम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम % वृद्धि कर रहे हैं। % वृद्धि 100 में जोड़कर लिखते हैं, 150/100 ये लंबाई के लिए है और इसके बाद गुणा ये चौड़ाई के लिए है, 150/100। और यहाँ से हम इसको हल करेंगे
देखिए 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को काटा और यहाँ से 2 जीरो को 2 जीरो से काटा। अब इसको आसान करेंगे। देखिए 15 व 15 की गुणा करेंगे 225। अब उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़कर 225 हो गया है। जैसे कि हमने आपको बताया था उसका पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे पहले था 100 और 100 के बाद अब हो गया हुआ है 225। तो देखिए 100 से 225 हो गया है, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि हुई है। 225 में से 100 घटाएंगे तो हमें पता लग जाएगा 125% की वृद्धि हुई है। तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हुई है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन है 125%। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान और बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और इसका एक दूसरा कंसेप्ट भी है जो कि हम इसको इस कॉन्सेप्ट से भी हल कर सकते हैं। देखिए प्रत्येक सिरे में 50% उसकी वृद्धि की जाती है, +50, फिर दूसरे सिरे में भी 50% की वृद्धि की जाती है और दोनों की गुणा करेंगे +50 की गुणा करेंगे 2500 बटे 100% का चिन्ह। अब यहाँ से हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 50 और 50 100 और 25 125, 125% की वृद्धि हो गई है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को हल किया है और ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को हल किया है। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ये मेथड या ये मेथड यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन है दोनों ही अच्छे। तो देखिए मैंने आपको लैंग्वेज से बहुत ही अच्छी तरीके से डायग्राम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को पढ़ाया है और दोनों का आंसर आपके सामने 125% आ चुका है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड्स हम इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी बताया गया है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया गया है। जैसे कि मैंने बताया था घन की प्रत्येक भुजा को, यानी कि उसकी लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 10% बढ़ाया गया है। तो घन का आयतन ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर घन का आयतन पूछा है, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था। यहाँ पर घन का आयतन पूछा है और घन के आयतन के लिए बताया था मैंने लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारे घन के आयतन को रिप्रेजेंट करता है और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें उसकी प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करने के बाद उसके आयतन में कितना % वृद्धि होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखिए वही फर्स्ट मेथड हम हल करते हैं क्वेश्चन को। उसका आयतन 100% था और यदि उसकी पहली भुजा लंबाई में 10 की वृद्धि करी तो 110% का बटे 100, फिर चौड़ाई में 10% की वृद्धि की 110% बटे 100, फिर ऊंचाई में 10% की वृद्धि 110 और % के लिए बटे में 100 लिखेंगे और यहाँ से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए 100 से 100 काटा और 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को काटा और 1 जीरो से 1 जीरो। अब हमारा रह गया 11 गुणा 11 गुणा 11। तो 11 गुणा 11 गुणा 11 3 बार आ गया। तो 11 11 की 3 बार जैसे ही गुणा करेंगे तो उसका मान होता है 1331। तो 11 11 की 3 बार गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 1331 और बटे में यहाँ पर 10। जैसे ही 10 से हम इसको भाग करेंगे तो 133.1%।
तो 133.1% अब उसका आयतन बन गया है, जबकि उसका पहले आयतन था 100%, अब हो गया है 133.1%। तो हमें मालूम हो गया है उसके आयतन में 33.1% की वृद्धि हुई है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 133.1 में से 100 घटाएंगे तो 33.1% की उसके आयतन में वृद्धि हुई है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 33.1%। ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान और बहुत ही इजी मेथड से किया जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर एक व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। देखिए, 100 रुपये में 3 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद सकता है। कब खरीदेगा? जब वस्तु की कीमत में 21% की कमी हो जाएगी, और ये कमी हमें 100 रुपये पर हमें ज्ञात करके तब हमें 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदी जा सकती है। तो यह कमी हम 100 रुपये पर ज्ञात करेंगे। देखिए, 100 रुपये लेकर जाता था, पता लगा कि 21% की वस्तु के रेट में कमी आ गई है, तो 100 रुपये का 21% कितना कम हो गया, जिससे कि उसे 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदनी पड़ी। तो जैसे हम यहाँ पर इसको 3 से भाग करेंगे और 100 का 21% करके 3 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर हमें 1 किलोग्राम वस्तु की कीमत का पता लग जाएगा, और यह कीमत कम की गई कीमत है, यानी कि अब का रेट है, अब की कीमत है ये। तो अब हम इसको यहाँ से आसान करेंगे। देखिए, परसेंट की मैंने 2 जीरो काटी और 21 को 3 से भाग किया, 3 सते 21। तो यहाँ से हमें आसानी से रेट का मालूम हो गया है कि वस्तु का अब का रेट 7 रुपये पर केजी, यानी 7 रुपये किलो है। तो अब वस्तु का जो भाव है वो 7 रुपये पर केजी है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी, 7 रुपये पर केजी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान कर सकते हैं आप हर क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हम इसको हल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही हल किया जाएगा। तो देखो, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए? लिख लीजिए लैंग्वेज को। 320 के का मतलब देखो, के या का या की आ जाए तो उसके लिए गुणा होता है, गुणा का चिन्ह लगाते हैं यहाँ पर। 320 के 10%, 320 का 10% में क्या संख्या जोड़ी जाए? देखिए, क्या संख्या जोड़ी जाए कि ये योग, ये वाला योग, यानी कि ये वाला योग ही है। 230 का 30% हो जाए, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 230 का 30% हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़े जाने वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है, और यही हमारे क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करेगी, यही हमारे क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो देखिए, परसेंट से मैंने 2 जीरो को काट दिया, क्योंकि परसेंट का यदि बटे में 100 लिखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो तब भी कटेगी और अब भी कट रही है, सेम एक ही बात है। इसी प्रकार यहाँ पर परसेंट से मैंने 2 जीरो को काटा, इधर रह गया हमारा 23 × 69,
और इधर रह गया हमारा 32 एकम 32 प्लस क्या। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि 32 में कितना जोड़ा जाए कि वह 69 हो जाए। यानी कि 69 में से 32 घटाएंगे 37, तो यहाँ पर हमें 37 प्राप्त होगा। क्या का मान 37 हमें ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि 69 में से हम 32 को घटाएंगे तो क्या का मान प्राप्त होएगा। 9 में से 2 घटाएंगे 7, और 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो 37 हमें प्राप्त होता है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 37। तो वह जोड़ी जाने वाली संख्या होगी 37। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है या कोई क्वेश्चन आपको अच्छा नहीं लगा या किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन या सॉल्यूशन आपको अच्छा नहीं लगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपके सामने दोबारा इस तरह की कोई कैलकुलेशन या किसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते समय कोई दिक्कतें ना आए। तो आप हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपकी हर समस्या को समाधान कर सकें। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।